नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एवीएस स्टडी शो पर स्वागत है। साथियों, आज हम नागरिक शास्त्र की जो टीजीटी पीजीटी के लिए घटना चक्र की बुक को देख रहे हैं। उसमें आज हम दूसरे चैप्टर को देखेंगे। चैप्टर का नाम है राज्य की उत्पत्ति के विविध सिद्धांत। तो चलिए साथियों, देर न करते हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और आप सबके सामने इस सेशन का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है? प्लेटो, हॉब्स, बेंथम या बर्क? तो इसका सही जवाब है साथियों हॉब्स। आप लोग व्याख्या देख लीजिए। हॉब्स आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है। हॉब्स के मतानुसार प्राकृतिक अवस्था में भी एक प्राकृतिक कानून विद्यमान था जो बौद्धिक आत्मरक्षा के नियम के रूप में था। क्वेश्चन नंबर 2 है साथियों, दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत किया गया है? राज्य की बहुलवादी धारणा मैकाइवर और लॉस्की, राज्य की शक्ति धारणा मैकियावेली, अराजकतावादी मार्क्स और बेंथम, सर्वसत्तावादी हीगल और बेरीहार्डी। तो इसमें जो साथियों गलत मिलान है वो है अराजकतावादी मार्क्स और बेंथम, क्योंकि मार्क्स और बेंथम जो हैं ये साथियों, मार्क्स जो है इसमें वो वैज्ञानिक समाजवादी है और बेंथम जो है कि उपयोगितावादी है, जबकि अराजकतावादी प्रौधा और गाडविन है। व्याख्या देख लीजिए। देखिए, सही मिलान जो है वो है राज्य की बहुलवादी धारणा में विश्वास करते हैं या बहुलवादी धारणा के समर्थक हैं लास्की और मैकाइवर, और राज्य की शक्ति धारणा के प्रतिपादक हैं मैकियावेली, और सर्वसत्तावादी अवधारणा के जो समर्थक हैं वो है हीगल और बेरीहार्डी। मार्क्स वैज्ञानिक समाजवादी तथा बेंथम उपयोगितावादी हैं और अराजकतावादी प्रौधा और गॉडविन हैं। अब अगला सवाल है साथियों, क्वेश्चन नंबर 3, मनुष्य राज्य की आज्ञा का पालन इसलिए करता है क्योंकि वह जानता है कि अवज्ञा से होने वाले अहित की तुलना में आज्ञा पालन अधिक उपयोगी है। यह कथन किसका है? डेविडसन, बेंथम, सेबाइन या वेपर? तो यह कथन है साथियों सेबाइन का। व्याख्या देख लीजिए। बेंथम का है। देखिए, बेंथम उपयोगितावादी विचारक है और उपयोगिता के आधार पर ही राज्य की आवश्यकता का वर्णन करते हैं। उनके अनुसार व्यक्ति राज्य के आदेशों का पालन इसलिए करता है क्योंकि वह उसे उपयोगी और आवश्यक मानता है। इसी संदर्भ में बेंथम ने कहा है कि मनुष्य राज्य की आज्ञा का पालन इसलिए करता है क्योंकि वह जानता है कि अवज्ञा से होने वाले अहित की तुलना में आज्ञा पालन अधिक उपयोगी है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है साथियों, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है? राज्य अमूर्त तथा सरकार मूर्त है। तो यह सही है। समाज राज्य से व्यापक है। और अगला कथन देखते हैं क्या है। अगला कथन है कि सरकार राज्य का अभिकर्ता है, और डी है कि राज्य की सदस्यता ऐच्छिक है। तो यही साथियों कथन गलत है, क्योंकि राज्य की सदस्यता जो है वह कंपलसरी होती है। देख लीजिए व्याख्या। राज्य की सदस्यता ऐच्छिक नहीं बल्कि अनिवार्य होती है। राज्य के अतिरिक्त अन्य समुदायों की सदस्यता ऐच्छिक होती है। नागरिकता की संकल्पना राज्य से जुड़ी है, जो कि वैश्विक स्तर पर किसी राज्य में रहने वालों की पहचान का आधार है। सरकार राज्य का अभिकर्ता है। राज्य अमूर्त तथा सरकार मूर्त है। समाज राज्य से अधिक व्यापक है। अब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। पूछा है कि राज्य सरकार के संसाधनों से संगठित एक व्यक्ति है जो कानून का निर्माण एवं क्रियान्वयन करता है, किसके द्वारा कहा गया है? तो पूछा है कि राज्य सरकार के संसाधनों से संगठित एक व्यक्ति है जो कानून का निर्माण एवं क्रियान्वयन करता है, किसके द्वारा कहा गया है? तो यह कथन साथियों जो कहा गया वह है डायसी। कौन? एबी डायसी के द्वारा। व्याख्या देख लीजिए। डायसी ने राज्य को संसाधनों से युक्त लोगों का ऐसा संगठन माना है जिसे कानून निर्माण एवं क्रियान्वयन का एकमात्र अधिकार है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, राज्य सिर्फ समुदाय नहीं वरन सर्वोच्च समुदाय है। तो राज्य को सर्वोच्च समुदाय मानने वाले जो विचारक हैं वह हैं अरस्तु। इसलिए हमारा ऑप्शन डी जो है कि सही हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए। अरस्तु राज्य को समुदायों का समुदाय ही नहीं अपितु
सर्वोच्च समुदाय मानता है। राज्य सर्वोच्च समुदाय इसलिए है क्योंकि वह सबके ऊपर है और अन्य सब इसके अंग में लिपटे हुए हैं। विभिन्न प्रकार के समुदाय मनुष्य के अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, लेकिन राज्य उन सबसे आगे है। यह मनुष्य के जीवन को सद्गुणी बनाता है और मानव की शुभ इच्छाओं की पूर्ति करता है। व्यक्ति के संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति राज्य के माध्यम से ही की जा सकती है। इन्हें तृप्त करने का अन्य समुदायों की अपेक्षा राज्य में अधिकतम क्षेत्र है, अतः निश्चय ही राज्य सर्वोच्च एवं सर्वोत्तम संस्था है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है साथियों, आधुनिक राज्य के विकास के लिए कौन सा तत्व उत्तरदायी है? वैज्ञानिक प्रगति, प्राचीन संस्कृति का पुनरुत्थान, राष्ट्रीय चेतना का विकास या धर्म का बढ़ता प्रभाव? तो आधुनिक राज्य के विकास के लिए राष्ट्रीय चेतना का विकास जो है कि उत्तरदायी है, तो इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। देखिए, राष्ट्रीय चेतना का स्वरूप समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है, परंतु हर रूप में राष्ट्र तत्व उसका प्रधान अंग रहा है। राष्ट्रीयता किसी भी राष्ट्र के व्यक्तियों के मध्य एकांकी भावना होती है। इसमें देश प्रेम, देशभक्ति व देश के प्रति समर्पण की भावना छिपी रहती है और राष्ट्रहित की भावना के आगे वैयक्तिक व सामूहिक हितों के त्याग की प्रवृत्ति पाई जाती है। यही भावना राष्ट्रीयता कहलाती है। अब देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, पूछा है कि निम्नलिखित में से किसने राज्य के जीवधारी सिद्धांत का प्रतिपादन किया? राज्य के जीवधारी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? हर्बर्ट स्पेंसर, मिल्टन फ्रीडमैन, मार्क्स बेंथम। तो इसका सही जवाब है साथियों हर्बर्ट स्पेंसर। व्याख्या देख लीजिए, हर्बर्ट स्पेंसर के सावयवी अवधारणा उसकी पुस्तक। हाँ, तो देखिए साथियों, हर्बर्ट स्पेंसर की सावयवी अवधारणा उसकी पुस्तक सोशल स्टैटिक्स और उसके निबंध ऑर्गेनिज्म में प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। प्लेटो, अरस्तु आदि विद्वानों की तरह वह राज्य की तुलना जीव से न करके राज्य को स्वयं एक जीव मानता है। उसके अनुसार जीवों की तरह समाज का भी जन्म होता है और उसका अंत भी होता है। जिस प्रकार शरीर में कोशिकाओं का निर्माण एवं क्षय होता है, ठीक वही स्थिति समाज की है। समाज की कोशिका यानी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो साथ साथ नई कोशिकाओं यानी व्यक्तियों का जन्म भी होता रहता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है साथियों, यह किसने कहा कि आधुनिक राज्य का मुख्य पक्ष उसकी भूमि, शारीरिक हिंसा के साधनों पर एकाधिकार तथा उसकी वैधानिकता है? हीगल, वेबर, ब्लंटसली, हर्मन फाइनर। तो इसका सही जवाब है साथियों वेबर। देख लीजिए, राज्य की परिभाषा शक्ति के रूप में सबसे पहले मैकियावेली ने दी। 20वीं शताब्दी के आरंभ में प्रसिद्ध जर्मन समाज वैज्ञानिक मैक्स वेबर ने राज्य की समाज वैज्ञानिक परिभाषा की आवश्यकता पर बल देते हुए यह विचार व्यक्त किया, राज्य ऐसा मानव समुदाय है जो निर्दिष्ट भूभाग में भौतिक बल के विधिसम्मत प्रयोग के एकाधिकार का दावा करता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है साथियों, निम्न में से किसके द्वारा विश्वात्मा का विचार प्रदत्त किया गया है? हेगल, मार्क्स, ग्रीन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब साथियों हेगल। व्याख्या देख लीजिए, विश्वात्मा का विचार जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हेगल की दार्शनिक अवधारणा है। हेगल के अनुसार इतिहास विश्वात्मा की तर्कपूर्ण और क्रमिक अभिव्यक्ति है जिसमें मानव स्वतंत्रता और चेतना का विकास होता है। उन्होंने कहा कि विभिन्न राष्ट्र और सभ्यताएं इस आत्मा के विकास में विभिन्न चरणों का प्रतिनिधित्व करती हैं। राज्य हीगल के लिए नैतिक जीवन की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है जिसके माध्यम से विश्वात्मा अपनी पूर्णता की ओर बढ़ती है। यह दृष्टिकोण आदर्शवादी दर्शन का हिस्सा है और राजनीतिक विज्ञान व इतिहास की समझ को प्रभावित करता है। अब देखते हैं साथियों अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? राज्य एक कृत्रिम संस्था है, राज्य स्वाभाविक एवं आवश्यक संस्था है, राज्य एक अनावश्यक संस्था है, राज्य का व्यक्ति के प्रति कोई दायित्व नहीं है। तो इसका जो सबसे सही जवाब होगा साथियों वो होगा
राज्य स्वाभाविक एवं आवश्यक संस्था है। देखिए, अरस्तु, प्लेटो आदि विद्वान राज्य को एक प्राकृतिक संस्था मानते हैं। राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत में राज्य को स्वाभाविक एवं विकास का परिणाम बताया गया है। परिवार एवं समाज की तरह राज्य भी एक प्राकृतिक संस्था है। अब क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया साथियों, यह सत्य है कि जहां अभिभूत करने वाली शक्ति नहीं होती वहां राज्य नहीं होता, परंतु शक्ति के क्रियान्वयन से ही राज्य का निर्माण नहीं होता, अन्यथा 10 युपोत और विद्रोहकारी सेना भी राज्य बन जाएगी। यह कथन किसका है? फ्रेडरिक एंजल्स, रॉबर्ट मैकाइवर, एच.जे. लास्की या मैक्स वेबर? तो यह कथन है साथियों रॉबर्ट मैकाइवर का। व्याख्या देख लीजिए। मैकाइवर राज्य की उत्पत्ति में शक्ति को एक तत्व अवश्य मानते हैं, परंतु उसकी भूमिका को गौण स्थान देते हैं। मैकाइवर का कथन है कि यह समझना बहुत बड़ी गलती है कि जिस किसी असभ्य जाति में हमें कोई सरदार दिखाई पड़े वहीं हम राज्य की स्थिति मान लें। हम यह नहीं बता सकते कि राज्य का कब और कहाँ प्रारंभ हुआ, पर नेतृत्व एवं अधीनता की विश्वव्यापी प्रवृत्ति में यह अंतर्निहित है, परंतु जब सत्ता शासन का रूप धारण कर लेती है और रीति रिवाज कानून की शक्ल ग्रहण कर लेते हैं तो राज्य उत्पन्न हो जाता है। मैकाइवर आगे कहते हैं कि राज्य का विकास शक्ति के कारण नहीं हुआ, यद्यपि विकास क्रम में शक्ति का महत्वपूर्ण स्थान है। तो मैकाइवर राज्य की उत्पत्ति में शक्ति को कारण नहीं मानते, लेकिन कहते हैं शक्ति का महत्वपूर्ण स्थान जरूर है राज्य की उत्पत्ति में। अब देखते हैं साथियों, राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है? तो राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत है दैवीय सिद्धांत। देखिए, दैवीय सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत है। इसके अनुसार राज्य एक दैवीय कृति है तथा राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है। अतः राजा की आज्ञा का उल्लंघन करना पाप है। राजा केवल ईश्वर के प्रति उत्तरदायी होता है। यूरोपीय तथा भारतीय दोनों परंपराओं में राज्य की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है। यूरोपीय परंपरा में यह सिद्धांत राजतंत्र के युग में विकसित हुआ, जबकि भारतीय परंपरा के अंतर्गत महाभारत के शांति पर्व में राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत मिलता है। ठीक है साथियों, अब आगे देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया साथियों, निम्नलिखित राजनीतिक दार्शनिकों के सही ऐतिहासिक क्रम को पहचानिए। इनका राजनीतिज्ञों का जो है कि सही ऐतिहासिक क्रम पूछ रहा है। हॉब्स, लॉक, रूसो एवं मॉन्टेस्क्यू। हॉब्स के बाद रूसो आए हैं, मॉन्टेस्क्यू, फिर लॉक या लॉक, हॉब्स, मॉन्टेस्क्यू, रूसो, हॉब्स, लॉक, मॉन्टेस्क्यू, रूसो। तो इसका जो सही जवाब होगा साथियों वह है कि हॉब्स हैं, हॉब्स के बाद लॉक आए हैं, लॉक के बाद मॉन्टेस्क्यू आए हैं, मॉन्टेस्क्यू के बाद रूसो आए हैं। अब इसकी व्याख्या देख लीजिए। देखिए, ये यूपीजीएससी प्रवक्ता 2009 का पेपर है, सवाल है ये, तो देख लेते हैं। हॉब्स का जन्म 1588 ईस्वी में हुआ था साथियों, लॉक का 1632 में, और मॉन्टेस्क्यू जो है वो 1689 में, और रूसो का 1712 में। तो ये क्रम सही हो जाएगा कि हॉब्स, हॉब्स के बाद लॉक, लॉक के बाद मॉन्टेस्क्यू, मॉन्टेस्क्यू के बाद रूसो। अब अगला सवाल साथियों, क्वेश्चन नंबर 15, किसने राजनीति शास्त्र के अध्ययन में ज्यामिति, भौतिकी व मनोविज्ञान की मदद ली? हॉब्स, लॉक, रूसो या जे.एस. मिल? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों हॉब्स। व्याख्या देख लीजिए। थॉमस हॉब्स ने ज्यामिति, भौतिकी और मनोविज्ञान की सहायता से राजनीति शास्त्र का अध्ययन किया था। तत्कालीन समय में हॉब्स ने अपने विचारों को वैज्ञानिक आधार पर पुष्ट करते हुए पारलौकिकवाद से मुक्त किया था। प्राकृतिक अवस्था का वर्णन, राज्य का निर्माण तथा राज्य शक्ति के संदर्भ में हॉब्स ने उक्त सभी तत्वों के आधार पर व्याख्यायित किया। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं साथियों, राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है, इतिहास के बिना राजनीति निर्मूल है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? सेबाइन, सीले, बारकर या वेपर? तो यह कथन है साथियों सीले का। सीले ने ये बात बोली थी। देखिए, इतिहास में व्यक्ति, समाज और राज्य के भूतकालीन जीवन का लेखा जोखा होता है।
राजनीति विज्ञान में राज्य के भूत, वर्तमान तथा भविष्य का अध्ययन, इन दोनों के बीच संबंधों को दर्शाते हुए सीले ने कहा है कि राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है, इतिहास के बिना राजनीति निर्मूल है। सीले पुनः कहते हैं, राजनीति उच्छृंखल हो जाती है यदि इतिहास द्वारा उसे उदार नहीं बनाया जाता, तथा इतिहास कोरा साहित्य रह जाता है यदि राजनीति से उसका विच्छेद हो जाता है। चलिए साथियों, अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर है 17। पूछा गया, किसने कहा इतिहास का राजनीति विज्ञान के बिना फल नहीं है तथा राजनीति विज्ञान का इतिहास के बिना जड़ नहीं है। तो ये भी साथियों वही कथन पूछा गया, बस थोड़ा सा घुमा करके उस भाषा बदल दिया है, तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा सीले। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 है कि इतिहास के बिना नागरिक शास्त्र जड़ विहीन है और नागरिक शास्त्र के बिना इतिहास फल विहीन है। तो ये भी कथन है सीले का। देखिए, तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इतिहास और नागरिक शास्त्र के पारस्परिक संबंधों की व्याख्या करते हुए सीले ने कहा, इतिहास के बिना नागरिक शास्त्र जड़ विहीन है और नागरिक शास्त्र के बिना इतिहास जो है कि फल विहीन है। अब क्वेश्चन नंबर 19 है साथियों कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में ऐतिहासिक सिद्धांत प्रतिपादित किया। राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? हेनरी मैन द्वारा, ट्राइटिस्के द्वारा, ओपेनहाइमर द्वारा या दुर्खीम द्वारा? तो राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया गया था वह हेनरी मैन के द्वारा किया गया था। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में ऐतिहासिक अथवा विकासवादी सिद्धांत का प्रतिपादन सर हेनरी मैन द्वारा किया गया। उन्होंने अपनी पुस्तक एंशिएंट लॉ, जो कि 1861 में आई, में माना कि समाजों की उत्पत्ति पारिस्थितिकी से संविदा में हुई है। इन्होंने क्या माना कि समाजों की उत्पत्ति पारिस्थिति से संविदा में हुई है, अर्थात प्रारंभिक समाजों में मनुष्यों के सामाजिक संबंध पारिस्थिति या स्थिर स्थिति से निर्धारित होते थे। इनके अनुसार सामाजिक संबंधों में एकता का प्रारंभिक बंधन रक्त संबंध ही था, जो राज्य के विकास में प्रमुख सहायक तत्व है। अब अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। बेजहाट जो है, यह राज्य के विकास को डार्विन के उद्विकास सिद्धांत से जोड़कर देखते हैं। तो साथियों, ये सवाल पूछा जाता है कि राज्य के विकास को डार्विन के उद्विकास सिद्धांत से जोड़कर कौन देखते हैं? तो वो देखते हैं बेजहाट। वे विभिन्न समाजों के विकास में संघर्ष व नव प्रवर्तन को जरूरी मानता है। बेजहाट ने चर्चा की प्रवृत्ति, मतलब इंस्टिंक्ट ऑफ डिस्कशन, को समाज की प्रगतिशीलता के लिए आवश्यक माना है। तो ये भी सवाल पूछा जाता है कि किसने जो है कि समाज की प्रगतिशीलता के लिए चर्चा की प्रवृत्ति को आवश्यक माना है? तो वह माना है बेजहाट ने। क्वेश्चन नंबर 20 है साथियों, किसने कहा कि राज्य केवल समुदायों का समुदाय नहीं, यह एक सर्वोच्च समुदाय है? तो राज्य को सर्वोच्च समुदाय और राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान, ये सब कथन जो बोले हैं वो है अरस्तु। तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी जो है वह सही हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, अरस्तु के अनुसार राज्य एक सर्वोच्च समुदाय है। अरस्तु के अनुसार राज्य एक सर्वोच्च समुदाय है। उसने कहा है कि राज्य केवल समुदायों का ही समुदाय नहीं वरन एक सर्वोच्च समुदाय है। अरस्तु के अनुसार राज्य में अनेक प्रकार की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक संस्थाएं होती हैं जो राज्य के अधीन होती हैं। उनका अस्तित्व राज्य के कारण ही होता है और राज्य का इन पर पूर्ण नियंत्रण होता है। अतः राज्य क्या है? सर्वोच्च समुदाय है। अब क्वेश्चन नंबर 21 है साथियों, काफ़ी अच्छा सवाल है, इसको देखते हैं। देखिए, बनाया है सवाल कि जॉन लॉक और रूसो के सामाजिक संविदा सिद्धांत के संबंध में क्या सही है? जॉन लॉक और रूसो के सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी जो है उनके संबंध में क्या सही है? लॉक का समझौता पूर्णतया स्वतंत्र हो समझौता है, जबकि रूसो की संविदा आबद्ध संविदा है। तो ये बात साथियों सही है। और ऑप्शन बी बनाया है कि लॉक समुदाय को नगण्य शक्तियां प्रदान करता है, जबकि रूसो की संविदा में व्यक्ति का समुदाय में पूर्ण समर्पण हो जाता है। सामान्य इच्छा के माध्यम से रूसो इस बात को कहते हैं कि व्यक्ति जो है समुदाय में अपना पूर्ण समर्पण कर दे। तो ये भी बात साथियों सही है। और ऑप्शन सी बनाया है कि लॉक की संविदा में व्यक्तियों के अधिकार सुरक्षित हो जाते हैं, जबकि रूसो की संविदा में व्यक्ति के अधिकार का अवसान हो जाता है। ये भी बात सही है।
तो इस तरह से साथियों जॉन लॉक और रूसो के सामाजिक संविदा सिद्धांत के संबंध में सभी कथन जितने दिए हैं ये सब सही हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन डी जो है वह सही हो जाएगा। देखिए, लॉक का समझौता एक ऐतिहासिक तथ्य है, जबकि रूसो का एक क्या है, दार्शनिक विचार है। लॉक का मत है कि लोगों ने अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए राज्य बनाने का समझौता किया था तथा इस प्रक्रिया में वे अपने किसी अधिकार का समर्पण नहीं करते। और रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में जब अशांति उत्पन्न हो जाती है तो लोग इससे छुटकारा पाने के लिए एक समझौते के द्वारा सामान्य इच्छा को अपनी सारी शक्ति सौंप देते हैं और उसी के माध्यम से फिर प्राकृतिक स्वतंत्रता को प्राप्त कर लेते हैं। लॉक के अनुसार सामाजिक समझौता समाज व राज्य के बीच होता है, जिसके अंतर्गत राज्य लोगों की संपत्ति की रक्षा का दायित्व अपने ऊपर लेता है। रूसो ने लोगों की वास्तविक इच्छा से बनी सामान्य इच्छा के आधार पर राज्य की रचना की बात की है, जो अपने स्वरूप में इतना उच्चतम है कि वह सर्वहित में कार्य करता है तथा जिसके विरुद्ध लोगों को उसके कानूनों की अवहेलना का अधिकार नहीं होता है। लॉक का संप्रभु मर्यादित, सीमित और संवैधानिक होता है, जबकि रूसो का असीमित, अविभाज्य एवं अमर्यादित। हॉब्स कानूनी, लॉक राजनीतिक एवं रूसो लौकिक संप्रभुता की चर्चा करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कथन है साथियों। हॉब्स जो है कि किस तरह की संप्रभुता, हॉब्स हॉब्स जो है वह कानूनी और लॉक राजनीतिक और रूसो जो है वह लौकिक संप्रभुता की चर्चा करते हैं। वस्तुतः रूसो अपने सामाजिक समझौते का सिद्धांत लॉक की भांति आरंभ करता है, परंतु इसका अंत हॉब्स के लेवियाथन, जिसका सिर कटा हुआ है, पर समाप्त करता है। रूसो ने, बहुत इंपॉर्टेंट कथन साथियों बात है कि रूसो अपने सामाजिक समझौते का सिद्धांत लॉक की भांति आरंभ करता है, परंतु इसका अंत किसकी भांति करता है, हॉब्स की भांति करता है। अब क्वेश्चन नंबर 22 है साथियों। सेबाइन कहता है कि अंग्रेजी भाषा भाषी जातियों ने जितने भी राजनीतिक दार्शनिकों को जन्म दिया उनमें कदाचित महानतम है, उनमें डैश 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 कदाचित महानतम है, हॉब्स, लॉक, रूसो, बेंथम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों हॉब्स। व्याख्या देख लीजिए इसकी व्याख्या दिया है। देखिए, सेबाइन का यह कथन हॉब्स के बारे में था। सेबाइन का हॉब्स से प्रभावित होने का प्रमुख कारण उसकी पद्धति थी, जिसके आधार पर उसने अपने विचारों का ढांचा खड़ा किया। अब क्वेश्चन नंबर 23 है कि हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मानवीय जीवन, मतलब हॉब्स पूछना ये चाहता है कि हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मानवीय जीवन कैसा था। एकाकी, निर्धन, निंदनीय, अल्पकालिक था, या एकाकी किंतु शांतिपूर्ण था, या सामाजिक और सहयोगात्मक किंतु दरिद्र था, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है साथियों एकाकी था, निर्धन था और निंदनीय, अल्पकालिक था। देखिए इसकी व्याख्या। हाँ देखिए, व्याख्या में दिया हुआ कि हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन एकाकी, दीन, अपवित्र, निंदनीय, पाशविक, निरंतर संघर्षशील तथा अल्पकालिक होता था। इस प्रकार राज्य की अनुपस्थिति में अराजकता की अवस्था थी। और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में दिया है कि हॉब्स बुद्धिवादी हैं। इनका मानना है कि मृत्यु के भय एवं पाशविक प्रतियोगिता के कारण प्राकृतिक अवस्था के मनुष्यों ने आपस में समझौता किया। तो इन्होंने बताया कि मनुष्यों ने आपस में समझौता क्यों किया, क्योंकि मृत्यु का भय और पाशविक प्रतियोगिता थी उस समय, मतलब लोग बहुत पशुवत प्रतियोगिता रखते थे एक दूसरे से। ये दो कारण थे कि जो इंसानों ने आपस में समझौता करके राज्य का निर्माण किया। और ये आगे कहते हैं कि मैं इस व्यक्ति अथवा सभा को अपने अधिकार और शक्ति का समर्पण करता हूँ जिससे कि वह हम पर शासन करे, परंतु इस शर्त पर कि आप भी अपने अधिकार और शक्ति का समर्पण इसी रूप में करें और इसकी आज्ञाओं को मानें। परिणाम स्वरूप जन समुदाय आपस में संयुक्त होकर राज्य, या लैटिन में सिविटास, का रूप धारण कर लिया। इस प्रकार हॉब्स ने
राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत प्रतिपादित किया। हॉब्स के द्वारा लिखे गए प्रमुख ग्रंथ कौन हैं? डी सीवे, डी कारपोरे, लेवियाथन और एलिमेंट्स ऑफ लॉ। तो साथियों अमूमन यही सब लोगों को याद रहता है लेवियाथन, लेकिन इनके जो और ग्रंथ हैं उनको भी आपको याद रखना चाहिए। तो कौन है? डी सीवे हैं और डी कारपोरे हैं और लेवियाथन है और एक है एलिमेंट्स ऑफ लॉ। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, हॉब्स के अनुसार प्रकृति का राज्य इसका युग था। प्रकृति का राज्य इसका युग था शांति और समृद्धि का, निरंतर संघर्ष का, या शांति और अभाव का, या धार्मिक शासन का। तो हॉब्स मानते हैं कि प्राकृतिक अवस्था जो थी वो निरंतर संघर्ष की अवस्था थी। अब अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किससे लॉक के विचारों को प्रेरणा प्राप्त हुई। तो लॉक के विचारों को जो प्रेरणा प्राप्त हुई थी साथियों वो हुई थी 1688 की स्वर्णिम क्रांति से। इंग्लैंड की जो 1688 की क्रांति हुई थी, रक्तहीन क्रांति, उससे 1688 की इंग्लैंड की स्वर्णिम क्रांति से लॉक के विचारों को प्रेरणा प्राप्त हुई। लॉक ने इसका समर्थन किया जिसके कारण इसे क्रांति का दार्शनिक कहा जाता है। तो लॉक को क्या कहा जाता है? क्रांति का दार्शनिक। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में देखते हैं, लॉक का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है वो है टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट। और लॉक अपने विचारों के लिए द लॉज ऑफ एक्सेलेसियस्टिकल पॉलिटी का लेखक रिचर्ड हुकर के जो है कि ऋणी थे। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 26 है साथियों, सामान्य इच्छा के प्रति वास्तविक आपत्ति यह है कि जहाँ तक यह इच्छा है सामान्य नहीं है, तथा जहाँ तक यह सामान्य है यह इच्छा नहीं। यह कथन किसका है? बोसाके, सर हेनरी मैन, एम्पी फॉलेट या हॉबहाउस। तो यह कथन है साथियों हॉबहाउस का। देखिए, रूसो के सामान्य इच्छा को अस्पष्ट एवं अव्यवहारिक बताते हुए एल.टी. हॉबहाउस ने टिप्पणी की कि सामान्य इच्छा के प्रति वास्तविक आपत्ति यह है कि जहाँ तक यह सामान्य है यह इच्छा नहीं है, और जहाँ तक यह इच्छा है यह सामान्य नहीं है। अर्थात यह या तो सामान्य है या इच्छा, यह दोनों नहीं हो सकती। वाहन ने भी रूसो पर अधिनायकवाद के पोषण का आरोप लगाते हुए कहा है कि रूसो ने अपनी समष्टिवादी विचारधारा से व्यक्ति को शून्य बना दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 27 है साथियों, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत एक भाग है ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का, दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का, शक्ति सिद्धांत का, या सामाजिक समझौते सिद्धांत का। तो प्राकृतिक अधिकारों का जो सिद्धांत है वह सामाजिक समझौता सिद्धांत का एक भाग है। देखिए, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत सामाजिक समझौता सिद्धांत का एक भाग है। इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक कौन है? हॉब्स, लॉक, रूसो हैं। इनके अनुसार राज्य लोगों के द्वारा किए गए समझौते, मतलब सामाजिक समझौते का फल है। समझौता करने से पूर्व लोग प्राकृतिक अवस्था में रहते थे। प्राकृतिक अवस्था के दौरान लोगों के पास प्राकृतिक अधिकार थे। लॉक ने 3 प्राकृतिक अधिकारों का वर्णन किया है, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के प्राकृतिक अधिकारों का, और हॉब्स ने आत्मरक्षा के अधिकार को वरीयता दी है। अब क्वेश्चन नंबर 28 है साथियों, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत इस धारणा से शुरू होता है कि राज्य की उत्पत्ति से पहले मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहते थे? तो यह है साथियों सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत में ये बातें आई थी। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 28 कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 बना है कि प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत आवश्यक भाग है। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत आवश्यक भाग है किसका? ऑस्टिन के संप्रभुता के सिद्धांत का, सामाजिक समझौते के सिद्धांत का, या दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का, या शक्ति सिद्धांत का। तो प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत जो है यह सामाजिक समझौते सिद्धांत का आवश्यक भाग है। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 30 में है कि निम्न सिद्धांतों में किसके अनुसार राज्य की स्थापना जनता की इच्छा से हुई? शक्ति सिद्धांत से, दैवीय सिद्धांत, सामाजिक समझौता सिद्धांत से, इनमें से किसी नहीं। तो सामाजिक समझौता सिद्धांत इसका सही जवाब हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन सामाजिक संविदा के सिद्धांत से संबद्ध है? ऑस्टिन, लॉक, जे.एस. मिल या मार्क्स? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉक। देखिए, इनमें से कौन राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत से नहीं जुड़ा है? तो हॉब्स, लॉक, रूसो जुड़े हैं, जो नहीं जुड़े वो है जे.एस. मिल।
जेएस मिल एक उपयोगितावादी विचारक हैं। इनके अनुसार राज्य किसी समझौते का परिणाम नहीं बल्कि इसका उदय लोगों की उपयोगिता के कारण हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 33 है साथियों, निम्न में से किस विचारक ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत की आलोचना नहीं की? सामाजिक समझौते के सिद्धांत की आलोचना इनमें से नहीं की, तो इनमें से राइट ने नहीं की है। देखिए साथियों, इसकी व्याख्या, उपर्युक्त प्रश्न में विकल्प बी सही उत्तर है क्योंकि राइट ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत की आलोचना नहीं की है। मार्क्स, वाहन एवं ग्रीन समझौते सिद्धांत के जो है कि प्रखर आलोचक हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना एक संविदावादी विचारक की नहीं है? संविदावादी विचारक की रचना नहीं है तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी है, लेवियाथन तो हॉब्स की है, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की है, और टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट लॉ की है, ऑन लिबर्टी जो है कि यह समझौतावादियों की रचना नहीं है। व्याख्या देखते हैं साथियों। देखिए, हॉब्स, लॉक, रूसो संविदावादी विचारक हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की है, लेवियाथन हॉब्स की है, तथा टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट जो है यह लॉक की रचना है, और ऑन लिबर्टी जो है यह जेएस मिल की रचना है। मिल उपयोगितावाद का अंतिम समर्थक तथा व्यक्तिवाद का अग्रणी विचारक था। तो मिल जो है कि उपयोगितावाद का अंतिम समर्थक था, और उसके बाद जो है कि व्यक्तिवाद का अग्रणी विचारक था। सामाजिक संविदा सिद्धांत के अनुसार पूछ रहा क्वेश्चन नंबर 35 में कि सामाजिक संविदा सिद्धांत के अनुसार राज्य एक नैतिक संस्था है, राज्य एक मानवकृत संस्था है, राज्य प्राकृतिक संस्था है, राज्य की प्रकृति स्वाभाविक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, राज्य एक मानवकृत संस्था है सामाजिक समझौता सिद्धांत के अनुसार। इसकी व्याख्या देख लीजिए। सामाजिक समझौता या सामाजिक संविदा सिद्धांत के अनुसार राज्य की पहले एक प्राकृतिक अवस्था विद्यमान थी जिसमें मनुष्य प्रारंभ में शांतिपूर्ण जीवन जीता था, परंतु संपत्ति के विकास ने लोगों में लालच उत्पन्न कर दिया जिससे चारों तरफ हिंसा, मारकाट, अशांति अर्थात मत्स्य न्याय की व्यवस्था कायम हो गई। इससे मुक्ति पाने के लिए लोगों ने आपसी समझौते के माध्यम से राज्य का निर्माण किया। इस प्रकार सामाजिक संविदा सिद्धांत के अनुसार राज्य एक मानवकृत संस्था है। और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में दिया है कि सामाजिक संविदा सिद्धांत में यह कल्पना की गई है कि राज्य का निर्माण सब मनुष्यों ने मिलकर सबके हितों की पूर्ति हेतु किया है। यह सिद्धांत उदारवाद एवं क्षेत्रीय सिद्धांत के साथ निकट से जुड़ा है। इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थक थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और रूसो हैं। अब क्वेश्चन नंबर 36 है साथियों कि राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक के सही समूह की पहचान करें। राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध के, तो प्लेटो, हीगल और मार्क्स ये नहीं है, अरस्तु, मैकियावेली और मिल ये भी नहीं है। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वह है हॉब्स, लॉक और रूसो जो है कि राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन सी जो है वह सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा है कि सामाजिक अनुबंध सिद्धांत इस पर आधारित है, राष्ट्रीयता, संविधानवाद, व्यक्तिवाद या समाजवाद। तो सामाजिक समझौता सिद्धांत अनुबंध सिद्धांत जो आधारित है साथियों यह व्यक्तिवाद पर आधारित है। काफ़ी अच्छा सवाल है। देखिए, सामाजिक अनुबंध समझौता का सिद्धांत व्यक्तिवाद पर आधारित है। इसके अनुसार राज्य का निर्माण मनुष्य ने किया है, अतः राज्य मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन मात्र है। इस प्रकार यह सिद्धांत राज्य को साधन तथा व्यक्ति को साध्य मानता है। अब क्वेश्चन नंबर 38 है साथियों, निम्नलिखित में से कौन आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है? तो यह मानते हैं हॉब्स। देखिए, हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक दशा में मनुष्यों के कोई मान्यता प्राप्त अधिकार नहीं होते। किंतु तब भी एक प्राकृतिक कानून अवश्य विद्यमान रहता है। यह प्राकृतिक कानून वास्तव में आत्मरक्षा के नियम हैं जो निम्न हैं। मनुष्य अपने ऊपर उपकार करने वाले लोगों पर उपकार करें, मनुष्य दूसरे मनुष्यों के लिए समझौतों का पालन करें, मनुष्य सामूहिक रूप से अपनी प्राकृतिक स्वतंत्रता का त्याग करने को तैयार रहे, प्रत्येक मनुष्य का लक्ष्य शांति स्थापना होना चाहिए। हॉब्स के अनुसार ये नियम ही व्यक्ति को राज्य या कॉमनवेल्थ की
स्थापना की प्रेरणा देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 39 है साथियों कि प्रकृति की स्थिति पर लॉक का विचार पूर्व सामाजिक है, पूर्व राजनीतिक है, पूर्व सामाजिक और पूर्व राजनीतिक है, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वह प्राकृतिक स्थिति पर लॉक का जो विचार है वह पूर्व सामाजिक और पूर्व राजनीतिक है। व्याख्या देखिए, जॉन लॉक के अनुसार प्रकृति की स्थिति पूर्व राजनीतिक होती है, अर्थात इसमें समाज तो मौजूद होता है लेकिन राजनीतिक शासन या राज्य का गठन नहीं हुआ होता। इस अवस्था में लोग प्राकृतिक अधिकारों जैसे जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के स्वामी होते हैं, लेकिन इनके संरक्षण के लिए कोई संगठित राजनीतिक प्राधिकार नहीं होता। इसलिए लोग एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से सरकार का गठन करते हैं ताकि इन अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। अतः क्वेश्चन नंबर हमारा ये इसका जो विकल्प सी है वह सही होगा। तो इस तरह से होगा क्वेश्चन नंबर 39। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में क्या दिया है। सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत को प्रतिपादित करके हॉब्स इनमें से किस राजा के लिए इंग्लैंड में राजशाही बहाल करने का प्रयास कर रहे थे। तो विकल्प दिया है चार्ल्स प्रथम, जॉर्ज प्रथम, चार्ल्स द्वितीय, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा साथियों वह होगा चार्ल्स प्रथम। देखिए, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत को प्रतिपादित करके हॉब्स ने ब्रिटेन के राजा चार्ल्स प्रथम के लिए इंग्लैंड में राजशाही को बहाल करने का प्रयास किया था। हॉब्स के अनुसार प्रभुसत्ता सर्वोच्च और पूर्ण होती है। इसका तात्पर्य है कि सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के तहत राज्य की स्थापना तो मनुष्यों की इच्छा और सहमति से होती है, किंतु इसकी स्थापना के बाद मनुष्य विरोध करने के लिए स्वतंत्र नहीं रह जाते हैं। इस प्रकार हॉब्स ने अपने सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के द्वारा नागरिकों के विरोध के अधिकार का खंडन किया और इंग्लैंड के गृह युद्ध जो 1642-49 ईस्वी के मध्य चला चार्ल्स प्रथम के विरुद्ध हुआ को अनुचित ठहराया था। अब क्वेश्चन नंबर 41 है साथियों कि हॉब्स व्यक्ति को संप्रभु की अवज्ञा करने का अधिकार देता है। हॉब्स व्यक्ति को संप्रभु की अवज्ञा करने का अधिकार देता है आत्मरक्षा के लिए। तो इसका सही जवाब यही हो जाएगा कि आत्मरक्षा के लिए। देखिए, हॉब्स के अनुसार व्यक्ति राज्य की स्थापना अपनी सुरक्षा के लिए करते हैं, लेकिन यदि सरकार व्यक्ति के जीवन की रक्षा का कार्य नहीं कर सकती तो इसकी आज्ञा पालन का कोई तर्क नहीं रह जाता। लेवियाथन के 30वें अध्याय में लेवियाथन के तीसरे अध्याय में हॉब्स ने प्रभुसत्ताधारी के कार्यों का उल्लेख किया है। उसके अनुसार सत्ता का उद्देश्य लोगों के जीवन की सुरक्षा है। जीवन की सुरक्षा से अभिप्राय केवल यह नहीं कि आदमी की सांस चलती रहे, बल्कि इसमें ऐसी सब प्रकार की संतुष्टियां शामिल हैं जिन्हें कानूनी जीवन जीता हुआ मनुष्य अपने राज्य को हानि पहुंचाए बिना अपने श्रम से अपने लिए अर्जित करता है। हॉब्स इसके तरीकों का विस्तृत विवरण देता है। अब क्वेश्चन नंबर 42 है साथियों, किसने कहा कि प्राकृतिक अवस्था में युद्ध था और हर व्यक्ति सब लोगों के विरुद्ध युद्ध था और हर व्यक्ति का सब लोगों के विरुद्ध युद्ध था। तो यह कथन है साथियों हॉब्स का है। अब इसकी व्याख्या देखिए, देखिए थॉमस हॉब्स प्रसिद्ध आंग्ल दार्शनिक एवं राजनीतिक विचारक थे। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में युद्ध था और हर व्यक्ति का सब लोगों के विरुद्ध युद्ध था। हॉब्स ने लिखा है कि हम मानव स्वभाव के संघर्ष के 3 मुख्य कारण देखते हैं, प्रतिस्पर्धा, भय और यश। प्रतिस्पर्धा के कारण वे लाभ के लिए और भय के कारण रक्षा के लिए और यश के कारण प्रसिद्धि के लिए निरंतर संघर्ष करते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है कि लॉक के अनुसार लोगों ने समझौता इसलिए किया था ताकि उनके अधिकारों की रक्षा हो सके, पोप तंत्र का दमन किया जा सके, गृह युद्धों का अंत हो सके या शासकीय चर्च की स्थापना हो सके। तो लॉक के अनुसार लोग आपस में जो समझौता किए थे वो अपने अधिकारों की रक्षा के लिए किए थे, तो इसलिए ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा।
देखिए, लॉक के अनुसार लोगों ने समझौता इसलिए किया था ताकि उनके अधिकारों की रक्षा हो सके। लॉक समझौता सिद्धांत में अपनी बाधाओं से संबंधित कुछ अधिकार व्यक्तियों व्यक्तियों ने समाज को इसलिए अर्पित कर दिए ताकि उसकी सामूहिक संतुलित बुद्धि से असुविधा सुविधा में बदल जाए। इस समझौता का उद्देश्य जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की आंतरिक तथा बाह्य संकटों से रक्षा करना था। अब क्वेश्चन नंबर 44 है कि हॉब्स के सामाजिक समझौते में लोगों ने लेवियाथन को केवल विद्रोह का अधिकार सौंपा, केवल धार्मिक अधिकार सौंपा, लगभग सभी अधिकार सौंपे, केवल राजनीतिक अधिकार सौंपा। तो हॉब्स के सामाजिक समझौते में लोगों ने लेवियाथन को लगभग सभी अधिकार जो है कि वह सौंप दिए। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, हॉब्स के सामाजिक समझौते में हॉब्स के सामाजिक समझौतों में लोगों ने लेवियाथन को लगभग सभी अधिकार सौंप दिए। हॉब्स सामाजिक समझौता सिद्धांत में कहता है कि मैं व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह को अपना शासन स्वयं कर सकने का अधिकार एवं शक्ति इस शर्त पर समर्पित करता हूँ कि तुम भी अपने अधिकार इसी तरह समर्पित कर दो। इस तरह समझौते के परिणाम स्वरूप समुदाय संयुक्त होता है और राज्य का निर्माण होता है। हॉब्स के अनुसार यही उस महान देवता लेवियाथन का जन्म होता है जिसकी कृपा पर अविनाशी ईश्वर की छत्रछाया में हमारी शांति एवं सुरक्षा निर्भर है। अब क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं साथियों। प्रत्येक व्यक्ति सबके हाथों में अपने को समर्पित करते हुए किसी के भी हाथों में अपने को समर्पित नहीं करता है। यह कथन है हॉब्स का, लॉक का, रूसो का या इनमें से कोई नहीं। तो यह कथन है साथियों रूसो का। इसकी व्याख्या देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। देखिए, रूसो ने सामान्य इच्छा के विषय में कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति सबके हाथों में अपने को समर्पित करते हुए किसी के भी हाथों में अपने को समर्पित नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 46 है साथियों कि सामाजिक संविदा का सिद्धांत मुख्य रूप से यह कार्य करने का प्रयत्न करता है: राज्य के ऐतिहासिक उद्गम का पता लगाना, राजनीतिक बाध्यता के आधार की व्याख्या करना, यथास्थिति का औचित्य स्थापित करना, क्रांति द्वारा समाज में आमूल परिवर्तन लाना। तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो सही जवाब है साथियों वह है राजनीतिक बाध्यता के आधार की व्याख्या करना। देखिए, सामाजिक संविदा का सिद्धांत मुख्य रूप से राजनीतिक बाध्यता के आधार की व्याख्या करता है। राजनीतिक बाध्यता का सामान्यतः अर्थ राजा के कानूनों का नैतिक रूप से पालन करने से लगाया जाता है। जॉन लॉक ने टू ट्रीटाइसिस ऑफ गवर्नमेंट में राजनीतिक बाध्यता की व्याख्या करते हुए बताया कि यह व्यक्ति की स्वयं की कल्पना व सहमति है। रूसो ने भी सामाजिक समझौता सिद्धांत में बताया कि व्यक्ति अपने स्वयं के सहमति प्रदान किए हुए राज्य के नियमों के पालन के लिए बाध्य है। क्वेश्चन नंबर 47 है किसने कहा है सत्ता ज्यादातर शक्ति के रूप में परिभाषित होती है शक्ति आदेशों के पालन कराने की? रॉबर्ट डहल, अरस्तु, साइमन या मैकाइवर? तो इसका जो सही जवाब है साथियों वह है मैकाइवर। इसकी व्याख्या देखते हैं साथियों। देखिए, R.M. मैकाइवर ने कहा कि सत्ता ज्यादातर शक्ति के रूप में परिभाषित होती है शक्ति आदेशों के पालन कराने की। यह परिभाषा राजनीतिक समाजशास्त्र में सत्ता की वास्तविकता को दर्शाती है। उनके अनुसार सत्ता केवल पद या अधिकार नहीं है बल्कि वह क्षमता है जिससे किसी व्यक्ति या संस्था के आदेशों का पालन कराया जा सके। इसमें बल, वैधता और स्वीकृति तीनों शामिल हैं। सत्ता राज्य, सरकार, संगठनों और समाज में संबंधों की संरचना को नियंत्रित करती है और यह राजनीतिक व्यवस्था की नींव है। क्वेश्चन नंबर 48 सामाजिक समझौते के सिद्धांत के साथ संप्रभु राज्य की अवधारणा को किसने संयुक्त किया? पूछ रहा है कि सामाजिक समझौते के सिद्धांत के साथ संप्रभु राज्य की अवधारणा को किसने संयुक्त किया? मार्क्स, हॉब्स, लॉक या लॉस्की? तो इसका जो सही जवाब है साथियों वह है हॉब्स। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। क्वेश्चन नंबर 48 क्वेश्चन नंबर 48 की व्याख्या। हाँ देखिए,
हॉब्स के समझौते में जनता आपस में जो संविदा करती है उसमें शासक कोई पक्षकार नहीं है। मनुष्य एक दूसरे को वचन देते हैं कि मैं स्वयं अपना शासक होने के अधिकार को छोड़कर इस मनुष्य या इसी सभा को शासन का अधिकार सौंपता हूँ, लेकिन तुम भी वैसा ही करो। इस प्रकार जनता को संविदा करती है, जनता जो संविदा करती है उससे एक निरंकुश राजतंत्र उससे एक निरंकुश राजतंत्र का जन्म होता है जो पूर्ण रूप से प्रभुता संपन्न और उसके ऊपर कोई शर्त या बंधन नहीं है। अतः सामाजिक समझौते के सिद्धांत के साथ संप्रभु राज्य की अवधारणा को हॉब्स ने संयुक्त किया। अब क्वेश्चन नंबर 49 है साथियों, काफ़ी अच्छा सवाल है कि प्राकृतिक अवस्था शांति सद्भावना पारस्परिक सहयोग तथा सुरक्षा की अवस्था है। यह कथन किसका है? हॉब्स, रूसो या लॉक या टी.एच. ग्रीन का? तो यह कथन है साथियों लॉक का। व्याख्या देख लीजिए। जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था शांति सद्भावना पारस्परिक सहयोग तथा सुरक्षा की अवस्था थी। सभी मनुष्य प्राकृतिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे थे। जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति आदि के अधिकार उस समय प्रचलित थे। लॉक मनुष्य को एक सामाजिक और विवेकशील प्राणी मानता है। उसके अनुसार मनुष्य मूल रूप से अच्छा, शांतिप्रिय, नैतिक और नियम पालक है तथा मानव स्वभाव प्रेम, दया, सहयोग और सहानुभूति आदि गुणों से युक्त होता है। अब क्वेश्चन नंबर 50 और आज के सेशन का आखिरी सवाल भी देखते हैं। यह किसने कहा है कि हॉब्स की प्राकृतिक दशा का दैत्य मनुष्य कभी नहीं हो सकता? तो यह कथन है साथियों स्पिनोजा का। व्याख्या देख लीजिए। स्पिनोजा ने लिखा है कि हॉब्स की प्राकृतिक दशा का दैत्य मनुष्य कभी नहीं हो सकता। तो साथियों इस सेशन में इतना ही रहने देते हैं और बाकी के जो सवाल हैं और बाकी की जो चैप्टर हैं हम इसी तरह से वीडियो बना करके आप सबके लिए लाते रहेंगे। और अगर आप लोगों को मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा हो और आप लोगों के लिए लाभदायक हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।